तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आई टू स्टडी टीम पर। मैं हूं आपके साथ खुशबू। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं पहले एक और वीडियो करवा चुकी हूँ, ये पार्ट 2 चल रहा है। पहले मैंने आती लघु उत्तरी है और लघु उत्तरी है 10 क्वेश्चन, टॉप 10 क्वेश्चन बताए थे। आज इसमें हम देखेंगे 10-15 क्वेश्चन, टॉप 15 क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने आई टी टीम को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हम जो वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और मैं अर्थशास्त्र के मतलब इकोनॉमिक्स के पेपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन डाल चुकी हूँ सॉल्यूशन, उसका भी अब मैं सेकंड पार्ट जरूर जल्दी लाऊंगी। लघु उत्तरी करवा चुकी हूँ मैं, उसके दीर्घ बताऊंगी आपको। तो आपको जो मैं मॉडल पेपर में से ला रही हूँ क्वेश्चन, मॉडल पेपर, प्रश्न बैंक और प्री बोर्ड पेपर जो आपकी प्रोवाइड की गई थी एमपी बोर्ड द्वारा, तो उन्हीं सोर्सेज से मैंने ये क्वेश्चन निकाले हैं दोस्तों। तो आप इनको जरूर कर लीजिएगा। और अभी आपने प्रश्न बैंक और मॉडल पेपर सॉल्व नहीं किए और प्री बोर्ड पेपर भी, आप इन तीनों पर बहुत फोकस कीजिए। इन तीनों में से आपको क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं पूरे, इनमें से ही आपके बोर्ड पेपर में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, शीत युद्ध पूर्णतः कब समाप्त माना जाता है और शीत युद्ध किसे कहते हैं। तो ये दो क्वेश्चन आपके बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपके जो मॉडल पेपर में दोनों क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इनमें से आपको जी 95% जी क्वेश्चन मिल ही जाएगा शीत युद्ध क्या है। और जी क्वेश्चन आपका ऊटी में आ जाता है, शीत युद्ध पूर्णतः कब समाप्त माना जाता है। तो आपको जी को दोनों क्वेश्चन करना है। तो चलिए देखते हैं। शीत युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के काल में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस के बीच उत्पन्न तनाव की स्थिति को शीत युद्ध के रूप में माना जाता है। मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जो उत्पन्न तनाव हुआ था उसी को शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो चलिए, बिना हथियारों से लड़ा गया युद्ध शीत युद्ध कहलाता है। जी हो जाएगा आपका इसका। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फिर है दो ध्रुवीयता दो ध्रुवीय विश्व से आप क्या समझते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और तनाव सेलेक्स क्या है जी, आपके दो इम्पोर्टेंट बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। अथवा वाला करेंगे। 1962 के क्यूबा संकट के बाद संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और सोवियत संघ के व्यवहार में आए परिवर्तन को तनाव सेलेक्ट या दितांत का नाम दिया गया। आपको इसका एक और नाम करना है, दितांत। तो जी आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों में से आपको एक जरूर मिल जाएगा। द्विध्रुवीयता का अंत जी क्या है, मतलब दो ध्रुवीयता क्या है जी, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन 95+। आपको जी क्वेश्चन शीत युद्ध किसे कहते हैं, दो ध्रुवीय विश्व में से आप क्या समझते हैं जी, क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे दोस्तों। तो बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा है नाटो का पूरा नाम क्या है। तो अपन जी देखेंगे उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। तो जी आपका नाटो का पूरा नाम हो गया। आपको जी ऊटी एक वाक्य में आ जाएगा। खालिस्तान में भी आ सकता है। और शिमला समझौता कब हुआ था। तो 2 जुलाई 1972 को शिमला समझौता हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको जी दोनों क्वेश्चन मिल जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। आपको जी मैं क्वेश्चन बता रही हूँ, आपको जी मिल जाएंगे सार्क के सदस्य देश के नाम। तो दोस्तों आपको पता है जी, हर बार पूछा जाता है सार्क के सदस्य देशों के नाम। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, सार्क के सदस्य देशों के नाम। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। दल बदल से आप क्या समझते हैं और प्रेविपर्स क्या है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसमें पढ़ लीजिएगा। तो ये आपका, चलिए इसका देखते हैं। किसी नेता या विधायक का किसी दल के टिकट पर निर्वाचित होकर उसे छोड़ देना। और तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पहले जी हो जाएगा आपका, दल बदल से क्या भी आशय है और प्रेविपर्स क्या है। तो किसी नेता या विधायक का किसी दल के टिकट पर निर्वाचित होकर उसे छोड़ देना और अन्य किसी दल में शामिल हो जाना दल बदल कहलाता है। तो ताड़ी विरोधी आंदोलन कब और कहाँ हुआ। तो ताड़ी विरोधी आंदोलन सन 1992 में आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले में हुआ था। तो आपको जी याद रखना है। और एनएफएफ का पूरा नाम क्या है, क्षेत्रीय दलों के नाम। तो इसमें हो जाएगा आपका समाजवादी पार्टी और शिवसेना, उस टाइम की थी। तो उत्तर उत्तर दिन दिन बढ़ता जाए, दक्षिण दिन दिन घटता जाए, किस आंदोलन संबंधित ये नारा था। तो द्रविड़ आंदोलन संबंधित ये नारा था। तो चलिए देखते हैं। शॉक थेरेपी के कोई 3 परिणाम लिखना था। मैं उस वाली वीडियो में पार्ट 1 में बता चुकी हूँ, शॉक थेरेपी का अर्थ आया था उसमें, इसमें परिणाम आए दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पूरे क्वेश्चन करना है। बिल्कुल वीडियो को स्किप ना करें, आपको बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा नहीं तो चलिए प्रश्न क्रमांक इसका देखते हैं। शॉक थेरेपी साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर
परिवर्तन का एक अच्छा तरीका है, जैसे अच्छा तरीका नहीं है, तो जी अपन ने पढ़ चुके थे जी। परिणाम है तो रूसी मुद्रा रूबल में, रूसी मुद्रा कौन सी है जी? ऊटी आती है, रूसी मुद्रा रूबल है में भारी गिरावट हो गई और कीमतें जो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जिसके कारण लोगों ने जमा पूंजी समाप्त हो गई, उनकी जमा पूंजी समाप्त हो गई। थर्ड है गरीब अमीर के बीच अंतर बढ़ गया और समाज कल्याण की पूरी व्यवस्था समाप्त होने के कारण गरीबी में वृद्धि हुई। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगर अभी तक आपने दोस्तों आपने अभी तक अगर आई टू स्टडी टीम को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि मैं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालती रहती हूँ ऑल सब्जेक्ट के, तो आपको वो वीडियो मिस ना हो। तो चलिए देखते हैं इसका। यूरोपीय संघ की कोई कौन सी नीति उस प्रभावी संगठन बनाती है? आसियान विजन 2020 की मुख्य शर्त है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी आपका, 95 प्लस है आपका जी क्वेश्चन। तो चलिए, यूरोपीय संघ को एक प्रभावशाली क्षेत्रीय संगठन बनाने में कई बातों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है, जिनका वर्णन निम्न प्रकार है। यूरोपीय संघ की भौगोलिक स्थिति व उनकी भौगोलिक निकटता इस क्षेत्रीय संगठन को मजबूती प्रदान करती है। दूसरा है यूरोपीय संघ का अपना स्थापना दिवस, झंडा, राष्ट्रीय गान या यूरो मुद्रा आदि से यूरोपीय देशों की एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय विशेषता है। यूरोप की मुद्रा कौन सी है? यूरो। तो ये आपका हो जाएगा। नीति आयोग क्या है समझाइए। तो नीति आयोग का अध्यक्ष भी पूछते हैं दोस्तों, तो ये नीति आयोग का अध्यक्ष क्या है, कौन होता है? आप जानते ही होंगे, अपने देश के पीएम होते हैं। जो भी पीएम हैं वर्तमान में, वो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। जो पीएम होंगे वो नीति आयोग के अध्यक्ष। तो अभी कौन से हैं? प्राइम मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र मोदी। तो वो हो जाएंगे आपके नीति आयोग के अध्यक्ष। और भारत में नियोजन के उद्देश्य, तो इसमें नियोजन के उद्देश्य पूछा है। तो नियोजन के उद्देश्य तो जी है आर्थिक विकास, आर्थिक कल्याण, आर्थिक सुरक्षा, लोकतांत्रिक संस्कृति का विकास। ये होगा ये आपका। भारत की दलीय प्रणाली पर आपातकाल का किस तरह प्रभाव पड़ता है? तो भारतीय दलीय प्रणाली पर आपातकाल का प्रभाव, आपातकाल के भारतीय दलीय प्रणाली पर कई प्रभाव पड़े, इनमें से निम्न प्रभाव है। तो जी राय इसका एक 20 क्वेश्चन, इसका आंसर इसमें वीडियो में नहीं, दूसरी वीडियो में बताएंगे, इसका पार्ट 3 लाएंगे तो उसमें आपको इसका आंसर मिल जाएगा। इसमें शायद छूट गया वो। तो चलिए इसका देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग जी, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका जी। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग होते हैं जी, हर बार आता है आपको, विस्तृत से वर्णन भी पूछ लेते हैं और इनके अंक भी पूछ लेते हैं। तो पहला है साधारण सभा एवं महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद, प्रयास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय। आपके 6 हुए संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग और इनका विस्तार पूर्वक देखते हैं। तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्य प्रणाली है। इसका स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। 1 जनवरी 1966 से परिषद में 15 सदस्य थे, जिनमें 5 स्थायी तथा 10 अस्थायी। 15 सदस्य होते हैं, 5 तो स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का हृदय व दुनिया की पुलिसमैन कही जाने वाली सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका है। तो जी हृदय व दुनिया की पुलिसमैन कहीं फॉरूम ये आपका हो जाएगा। तो चलिए जो हो जाएगा आपका नेशनल फिश वर्कर्स फोरम। चलिए अगला देखते हैं। कोई दो क्षेत्रीय दलों के नाम, तो इसमें हो जाएगा आपका समाजवादी पार्टी और शिवसेना, उस टाइम की थी। तो उत्तर उत्तर दिन दिन बढ़ता जाए, दक्षिण दिन दिन घटता जाए, किस आंदोलन संबंधित ये नारा था? तो द्रविड़ आंदोलन संबंधित ये नारा था। तो चलिए देखते हैं। शॉक थेरेपी के कोई 3 परिणाम लिखना था। मैं उस वाली वीडियो में पार्ट 1 में बता चुकी हूँ, शॉक थेरेपी का अर्थ आया था उसमें, इसमें परिणाम आए दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पूरे क्वेश्चन करना है, बिल्कुल वीडियो को स्किप ना करें, आपको बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा नहीं तो चलिए प्रश्न क्रमांक इसका देखते हैं। शॉक थेरेपी साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर परिवर्तन का एक अच्छा तरीका है, जैसे अच्छा तरीका नहीं है, तो जी अपन ने पढ़ चुके थे। जी परिणाम है तो रूसी मुद्रा रूबल में, रूसी मुद्रा कौन सी है? जी ऊटी आती है, रूसी मुद्रा रूबल है में भारी गिरावट हो गई और कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जिसके कारण लोगों ने जमा पूंजी समाप्त हो गई, उनकी जमा पूंजी समाप्त हो गई। थर्ड है गरीब अमीर के बीच अंतर बढ़ गया और समाज कल्याण की पूरी व्यवस्था समाप्त होने के कारण गरीबी में वृद्धि हुई। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगर अभी तक अगर आई टू स्टडी टीम को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि मैं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालती रहती हूँ ऑल सब्जेक्ट के, तो आपको वो वीडियो मिस ना हो। तो चलिए देखते हैं इसका। यूरोपीय संघ की कोई कौन सी नीति उस प्रभावी संगठन बनाती है? आसियान विजन 2020 की मुख्य शर्त है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी आपका, 95 प्लस है आपका जी क्वेश्चन।
तो चलिए, यूरोपीय संघ को एक प्रभावशाली क्षेत्रीय संगठन बनाने में कई बातों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है, जिनका वर्णन निम्न प्रकार है। यूरोपीय संघ की भौगोलिक स्थिति व उनकी भौगोलिक निकटता इस क्षेत्रीय संगठन को मजबूती प्रदान करती है। दूसरा है, यूरोपीय संघ का अपना स्थापना दिवस, झंडा, राष्ट्रीय गान या यूरो मुद्रा आदि से यूरोपीय देशों की एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय विशेषता है। यूरोप की मुद्रा कौन सी है? यूरो। तो ये आपका हो जाएगा। नीति आयोग क्या है समझाइए। तो नीति आयोग का अध्यक्ष भी पूछते हैं दोस्तों। तो ये नीति आयोग का अध्यक्ष क्या है, कौन होता है, आप जानते ही होंगे। अपने देश के पीएम होते हैं। जो भी पीएम हैं वर्तमान में, वो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। जो पीएम होंगे वो नीति आयोग के अध्यक्ष। तो अभी कौन से हैं? प्राइम मिनिस्टर। कौन है? नरेंद्र मोदी। तो वो हो जाएंगे आपके नीति आयोग के अध्यक्ष। और भारत में नियोजन के उद्देश्य, तो इसमें नियोजन के उद्देश्य पूछा है। तो नियोजन के उद्देश्य तो जी है आर्थिक विकास, आर्थिक कल्याण, आर्थिक सुरक्षा, लोकतांत्रिक संस्कृति का विकास। ये होगा ये आपका। भारत की दलीय प्रणाली पर आपातकाल का किस तरह प्रभाव पड़ता है? तो भारतीय दलीय प्रणाली पर आपातकाल का प्रभाव, आपातकाल के भारतीय दलीय प्रणाली पर कई प्रभाव पड़े, इनमें से निम्न प्रभाव है। तो जी राय इसका एक 20 क्वेश्चन, इसका आंसर इसमें वीडियो में नहीं, दूसरी वीडियो में बताएंगे। इसका पार्ट 3 लाएंगे तो उसमें आपको इसका आंसर मिल जाएगा। इसमें शायद छूट गया वो। तो चलिए इसका देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग जी, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका जी। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग होते हैं जी। हर बार आता है, आपको विस्तृत से वर्णन पूछ लेते हैं और इनके अंक भी पूछ लेते हैं। तो पहला है साधारण सभा एवं महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद, प्रयास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय। आपके 6 हुए संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग और इनका विस्तार पूर्वक देखते हैं। तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्य प्रणाली है। इसका स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। 1 जनवरी 1966 से परिषद में 15 सदस्य थे, जिनमें 5 स्थायी तथा 10 अस्थायी। 15 सदस्य होते हैं, 5 तो स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का हृदय व दुनिया की पुलिसमैन कही जाने वाली सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका है। तो जी, हृदय व दुनिया की पुलिसमैन कही जाने वाली सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका है। सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें से 5 स्थायी, 10 अस्थायी। 5 स्थायी सदस्य अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन है। इसमें इंडिया नहीं है। तो चलिए इसके बाकी का देख लेते हैं। इसके अतिरिक्त अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन महासभा द्वारा 2 वर्षों के लिए किया जाता है। संविधान, तो इसमें हो जाएगा। इसके अतिरिक्त अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन महासभा द्वारा 2 वर्षों के लिए किया जाता है। सुरक्षा परिषद में किसी भी विषय पर निर्णय 15 में से 9 सदस्य राष्ट्रों की स्वीकृति द्वारा दिया जाता है। मतलब इसका सीधा सा अर्थ है 5 स्थायी सदस्य हैं, जो कि अपन इनका पढ़ चुके हैं नाम, अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। और अस्थायी कौन कौन बनता है? तो हर साल बदलते हैं अस्थायी, वो 2 वर्षों के लिए किया जाता है। निर्वाचन महासभा द्वारा 2 वर्षों के लिए किया जाता है। सुरक्षा परिषद में किसी भी विषय पर निर्णय 15 में से 9 सदस्य, मतलब जी 15 सदस्य, इनमें से 9 सदस्य ने किसी चीज पर स्वीकृति दे दी और बाकी किन्हें नहीं दी, तो ये निर्णय लिया जाएगा। 9 उनमें से 15 में से 9 किसी भी चीज पर स्वीकृति दे दें तो ये उस बात को माना जाता है। इनमें भी 5 स्थायी सदस्य राष्ट्रों का स्वीकारात्मक मत होना अनिवार्य है। 5 ही, मतलब जी 9 तो हो जाएंगे, पर 5 ही, इनका 5 ही का मानना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी चीज में अमेरिका, रूस और फ्रांस, ब्रिटेन मान गए, चीन नहीं माना, तो उस चीज पर निर्णय, वो चीज नहीं की, मतलब उस पर निर्णय नहीं लिया जाएगा। तो स्थायी सदस्यों का 5 का मानना इम्पोर्टेंट है और इनमें से 10 में से 4 का मानना इम्पोर्टेंट है। कुल मिला के 15 में से 9 इम्पोर्टेंट है। जो मान लिया उस चीज पर निर्णय लिया जाएगा। तो राष्ट्रों का स्वीकारात्मक मत होना अनिवार्य होता है। यदि 5 में से एक भी स्थायी सदस्य प्रस्ताव पर विरोध प्रकट करता है तो प्रस्ताव को रद्द कर दिया जाता है। कि मैंने अभी आपको समझा था, कोई प्रस्ताव पर बात चल रही है, उनमें से अगर 5 ही स्थायी सदस्य में 4 मान गए, 1 नहीं माना, तो उसको रद्द करना ही पड़ेगा। क्योंकि जो स्थायी सदस्य वो 5 सहमति देते हैं तब होता है कोई भी प्रस्ताव। तो इस अधिकार को स्थायी राष्ट्रों का निषेधाधिकार, मतलब वीटो कहा जाता है। वीटो की शक्ति होती है इन 5 देशों के पास। इसमें इंडिया नहीं है। चलिए, संयुक्त राष्ट्र संघ घोषणा पत्र की धारा 24, 25 व 26 के अंतर्गत उल्लिखित सुरक्षा परिषद के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। पहला हुआ है विश्व शांति व सुरक्षा बनाए रखना तथा इसके भंग होने की स्थिति में कारणों की जांच करना।
व विचार विमर्श कर समझौता, अपील तथा बाध्यकारी आदेश देकर उनका समाधान करना। दूसरा हो जाएगा किसी राष्ट्र द्वारा निर्णय व नियमों का उल्लंघन किए जाने पर उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई मतलब कूटनीतिक, आर्थिक या सैनिक करना। तीसरा है महासभा में नहीं सदस्य राष्ट्रों के आवेदन पत्र पर विचार करना व सुझाव करना। संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव सुरक्षा परिषद की सिफारिशों पर ही महासभा द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो ये आपकी संयुक्त राष्ट्र संघ का पूरे इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे दोस्तों मैंने आप में से। जो आपकी 10 से 15 क्वेश्चन हो चुके हैं। पहले मैंने 10 क्वेश्चन बता दिए थे, मतलब 25-30 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। मैं इसके और भी क्वेश्चन आपको बताऊंगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्लीज जरूर कर लीजिएगा ताकि मैं ऑल सब्जेक्ट के आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताती हूँ। मैंने प्रश्न बैंक, मॉडल पेपर और प्री बोर्ड पेपर का सॉल्यूशन करवा दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी होगी तो प्ले लिस्ट में वीडियो मिल जाएगी। तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर दें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको और किसी सब्जेक्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। चलिए मिलते